चाय वाले को कहें चाय ले आओ, तो चाय वाला अपने असिस्टेंट को कहेगा बस आपको चाय यार घर में मासी भी रख के ना, छोटी मासी साथ लेकर आती है वो कोई हमारे मुशायरों में शायर वो नहीं सुना रहे क्या, जो वो वाकई दिल से लिख रहे हैं। दो तरह की शायरी हो रही है। दिस इज व्हाई आई लव यू। तारा तारा सही छेड़ते हैं, लेकिन वो शायर का शेर है कि जो साज से निकली है वो धुन सबने सुनी है, जो तार पे गुजरी है वो किस दिन पता। इसकी तरफ ना खुद आ रही हैं ना स्टूडेंट्स को आने दे रही हैं। कोई स्टूडेंट अगर कोई नई बात करता है तो आप उसे इकबाल पर पीएचडी करा के घर भेज देते हैं, क्योंकि इकबाल पर पीएचडी का थीसिस आपके लिए चेक करना बहुत आसान होता है। पेन बेकर की एक रिसर्च थी, उसको निकाला, उसमें ये किया कि खुदकुशी करने वाले 4-5 शायरों का कलाम यकजा किया गया, और गजल को बरकरार सिर्फ उर्दू शायरी ने रखा है। इस सिक्के का दूसरा रुख ये है कि उर्दू शायरी को बरकरार सिर्फ गजल ने रखा है। मैं कैसे देखता हूँ, मैं अच्छी नजर से माता। अच्छा, मंटो को आप अच्छी तरीके से नहीं देखते क्या? जबानों पे जिपे लगी नहीं हमें, या हमारे कैमरे जो हैं उनके हमें बटन नहीं मिल रहे? क्या हो गया है हमारी फिल्म इंडस्ट्री को? हम क्यों हक नहीं बताते? एक ड्रामा इंडस्ट्री है, उसमें 2 औरतें एक मर्द, या 2 मर्द एक औरतों से बाहर ही नहीं आ रहे। हमारे कंसेप्ट क्यों नहीं क्लियर हो रहे? हम साया हमारे हालात पर फिल्में बना रहा है और हमें हमारी शक्ल दिखा रहा है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री तबाह हो गई। हमारे बच्चे गटरों में गिर के मर रहे हैं भाई। हमारा बच्चा गटर में गिर जाता है, उसे निकालने वाला कोई नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मुलाकात सही के साथ मैं हूं सैयद हसन ज़ादा। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे और अपने चाहने वालों का ख्याल रख रहे होंगे। ख़वातीनो हज़रात, एक तो आपने मेरा जीना हराम कर रखा था, दूसरा कुछ मेरी अपनी ज़ात भी तशना तशना महसूस कर रही थी। एक शख्स हमारे पास आया, हमने उसका इंटरव्यू किया, फिर वो इंटरव्यू क्या किया, दिल में उतर गया वो आदमी। और फिर मोहब्बत का सिलसिला ये हुआ कि गुफ्तगुएं भी उनके साथ रहीं और बार-बार इसरार किया हमने कि प्लीज़ आ जाइए। एक तो हमें अपना आप नहीं जीने दे रहा, दूसरा लोग भी कह रहे हैं कि इनको दोबारा बुलाइए, किनकी बात हो रही है? शेर सुन लीजिए। मैंने चाहा था ज़ख्म भर जाए, ज़ख्म ही ज़ख्म भर गए मुझ में। इंतहाई खुलूस के साथ, एहतराम के साथ एक बार फिर आपकी मुलाकात करवाने लगा हूँ अम्मार इकबाल भाई से। जनाब जनाब शहरों मुल्कों में जो ये मीर कहाता है मियाँ, हाँ, जनाब सबसे पहले तो ये बताएं कि हमारा इंटरव्यू हुआ, लोगों ने बड़ा पसंद किया। बस जी आपकी मोहब्बत है, वो इतने शानदार तरीके से आपने वो इंटरव्यू किया कि मैं भी देख रहा हूँ, उसकी रील्स वगैरह बड़ी चल रही हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। तो आपकी मोहब्बत है, कुछ भी नहीं। ये आपकी गुफ्तगू है। अभी रिसेंटली एक दौरा करके आ रहे हैं आप जनाब, अमेरिका का, और अमेरिका को फैज़याब करके आ रहे हैं। कैसा रहा वो सफ़र, और वहाँ से क्या कीमती मोती लाए हमारे लिए? बहुत यानी एक मुख्तलिफ तजुर्बा था, जिसमें बहुत मज़ा आया, बहुत सी चीज़ें देखीं। बहुत वहाँ पर हमारे बुलाने वालों ने, ख्वाजा ख़तीब साहिब थे, सुलेमान ख़तीब साहिब के साहबज़ादे हैं, बड़े उम्दा मज़ाहिया शायर थे। तो एक तो उनकी शख्सियत, दूसरा ये कि एक बहुत मुख्तलिफ मेरे लिए तजुर्बा था। पहली बार मेरा अमेरिका जाना हुआ था, और जो बातें फिर मैंने सुन रखी थीं आने-जाने वालों के हवाले से, शायरों के अलावा भी, उन बातों से मैं थोड़ा डरा हुआ भी था। हुँ। लेकिन जब गया तो मैंने चीज़ों को वैसा देखा नहीं जैसा मैंने सुना था। खुद से जो मेरा तजुर्बा हुआ वो ख़ासा मुख्तलिफ था। मैं बल्कि बात मुख्तसर यूँ करूँगा कि जाने से पहले ही इस बात के लिए, ख़्वाह वो अमेरिका हो या दुनिया का कोई भी कोना हो, जब आप अपने मुल्क से निकल रहे हैं, अपने मुल्क से जा रहे हैं ना, हुँ। तो फिर आप अपनी एक इनफ़िरादियत में नहीं जा रहे। फिर आप एक फ़र्द नहीं रहते।
शायरी जब तक आप कर रहे हैं तब तक तो मामला आपकी इनफिरादियत का है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आफाकियत के रास्ते आपको इनफिरादियत से मिलेंगे। सोसाइटी कैसे, माशरा कैसे बनता है? ऐसे ही। सोसाइटी, पहले भी मैं ज़िक्र कर रहा था कि माशरा बनाता है फ़र्द वाहिद। हम्म, इनफिराद से फ़र्द वाहिद से माशरा बनता है, और जब माशरा बन जाता है तो वो उसी फ़र्द वाहिद की इनफिरादियत को खा जाता है। अब आपकी इनफिरादियत नहीं है। अब आप चले गए ना, तो अब आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने मुल्क को, अपने घर को, अपने ख़ानदान को, अपनी फैमिली को। तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अक्सर हमसे ये होता है कि हम शायद सफ़र की वजह से, ये बल्कि शायद एक हदीस भी है इस हवाले से कि किसी शख्स को जानना हो तो सफ़र के दौरान जानो, न जाने कौल है कि हदीस है, लेकिन मैंने ये सुना है। और वो वाह बात बिल्कुल सादे रही कि असल आपका पता तब चलता है जब आप सफ़र में होते हैं, तब आपकी असलियत सामने आती है। वाह ये वाह मुझे वहाँ अंदाज़ा हुआ कि जो बातें बताई गई इस हवाले से, जो मैंने सुनी, उसमें ज़्यादा कोताहियाँ हमारी ही तरफ से होती हैं। हम ये भूल जाते हैं कि यहाँ पर हम जो हैं वो अपनी कम्युनिटी को, अपने मुल्क को, अपनी फैमिलीज़ को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। कोई बाहर वाला, मिसाल के तौर पर, अगर एक मैं ऐसे ही मिसाल लेता हूँ कि अगर मैं वहाँ कहीं पर भी खड़ा, एक गली में खड़ा होता ना, और कोई भी एक शख्स मुझसे कोई बदतमीज़ी करके चला जाता। वो बदतमीज़ी करने वाला अगर स्पेनिश होता तो सारी ज़िंदगी के लिए मैं कहता यार ये स्पेन के लोग बड़े बदमाश होते हैं। हम्म, कोई अफ़रीकी होता, मैं कहता यार ये अफ़रीकी बड़े बदतमीज़ होते हैं। कोई मुझसे बहुत अच्छे तरीके से बात करता, कोई अरबी आके मुझसे ना बहुत प्यार से बात करता, मैं हमेशा कहता है अरबी कितने प्यारे। एक एक फ़र्द की वज़ह से मैं कहता। मैं किसी भी गलत तरीके से, या आप वहाँ कोई भी तो कह, मामला ये है कि फिर कहने को यही आता ना यार, जिस कौम का शायर ऐसा है जिसको ये नहीं पता पाँव रखना कहाँ है, पड़ेगा कहाँ, आ, तो उनका क्या हाल होगा। इन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने वो आपने बड़े बेहतरीन अंदाज से रखा हुआ है। कोई ऐसी बात जो यहाँ अच्छी है और वहाँ अच्छी नहीं। ये यार उल्टा सवाल आपने किया है, वाह! हाँ। यहाँ पर जो भी है ना, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको हम बुरा मानते हैं, लेकिन वही बातें हमारे लिए अच्छी भी हैं। यहाँ पर हम एक-दूसरे की ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं, इस बात का हम बुरा मानते हैं। माना मेरे, आप एक मोहल्ले में अगर रह रहे हैं ना, तो आप कभी-कभी बुरा मान जाते हैं जब लोग आप पे नज़र रखते हैं। लोग देखते हैं अच्छा यार यहाँ कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कितना अजीब मेरा मोहल्ला है कि यहाँ पर आने-जाने वालों पर मेरा पड़ोसी देख रहा है कि कौन आ रहा है, कौन नहीं जा रहा। लेकिन उसका फ़ायदा ये भी तो होता है जब 5वें दिन आप घर से नहीं निकलते तो छठे दिन कोई घंटी बजा के पूछ लेता है भाई मर तो नहीं गए हो? ज़िंदा हो? ये फ़वाइद भी हैं। वाह! एक मुझे यार बात याद आती है, बड़ी मैंने महसूस की, दुनिया भर में, हर माशरे में और हमारे माशरे में जो फ़र्क है, ख़ास मेरी दोस्ती जानवरों से रहती है। एक मैं डिस्कवरी चैनल पे ना, एक जगह एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था। डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी, वो थी गैंडों के बारे में। अच्छा। हाँ, गैंडों के बारे में ये डॉक्यूमेंट्री थी कि अफ़्रीका के जंगलात में कहीं फॉरेस्ट रेंजर्स को गैंडों की इस तरह लाशें मिलनी शुरू हो गई कि गैंडों की कमर टूटी हुई थी। दुनिया परेशान कि ये गैंडे की कमर कैसे टूट रही है। हुँ, अब उस ज़माने में वो आइवरी के लिए, उनकी सींग के लिए स्मगलिंग वग़ैरह भी चल रही थी। माना इंसान भी कोई क्रेन से दबा रहा है, क्या कर रहा है, क्या हो रहा है? इन्होंने कैमराज़ वग़ैरह लगाए वहाँ जंगल में। बड़ा अजीब मंज़र इनको देखने में मिला। हुआ ये कि जो हाथी रहते हैं वो झुंड में रहते हैं। माना छोटे हाथी बड़े हाथियों को देखकर सीखते हैं कि हमने अपनी सूंड का इस्तेमाल कैसे करना है, चलना कैसे है, बैठना कैसे है, खाना कैसे है, बड़े हाथियों को देख के वो सीखते हैं। शिकार करने वालों ने हाथी दाँत के लिए सारे बड़े हाथी मार दिए। अच्छा। जब बड़े हाथी सारे मर गए तो जो छोटे हाथी जवान हुए, तो छोटे हाथी जवान हुए, वो हाथी और गैंडे में फ़र्क ही नहीं कर पाए और उन्होंने मेटिंग शुरू कर दी गैंडों के साथ। उस वज़न से गैंडा मर जाता था। ओहो! हमारे मुआशरे और उस मुआशरे में फ़र्क ये है कि हमने ना अपने बड़े हाथी अभी सँभाल के रखे हुए हैं, हमारे बुज़ुर्ग हमारे सरों पे। वाह! और दीगर मुआशरों में ये है कि ये कनेक्टिविटी टूटी हुई है।
तो हाथी गेंडे का फ़र्क नहीं पता चल रहा। हमें कम से कम फ़र्क मालूम है। हम अगर कंसर्न हैं तो इस हवाले से कंसर्न है, इस कंसर्न्स में हमारी बहुत सारी चीज़ें, तो ये कुछ अच्छी बातें ये हैं। तो होगी ना एक क्वालिटी, अगर हम अपने सीने पे तमगा सजाते हैं उनके कंपैरिजन में, तो ये एक वाहिद बात होगी। लेकिन वो चीजें जो आपने वहां देखी और वो यहाँ नहीं है, यहाँ मफकूद है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ज़िंदगी गुज़ारने के हवाले से। एक मिसाल के तौर पर वहाँ मैंने देखा कि 70-70, 75-75, 80-80 साल के लोग दे आर फिज़िकली फिट, आराम से, कोई डिपेंडेंट नहीं है। चल रहे हैं, फिर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। अच्छा, डिपेंडेंसी से एक और भी मुझे बात याद आई। यहाँ पर हमारे हमारे यहाँ रिवाज है, मैं कहीं कहीं दफ़्तर में हूँ ना अगर, पिछले ही दिनों ये बात चल रही थी। किसी दफ़्तर में हैं, आप चाय वाले को कहें चाय ले आओ, तो चाय वाला अपने असिस्टेंट को कहेगा बस आपको चाय यार घर में मासी भी रख के ना, छोटी मासी साथ लेकर आती है वो कोई हमारे बड़े ने ये बात की। वाह तो वाह। एक किसी बड़े उम्दा कोई जर्नलिस्ट थे, वो बता रहे थे कि कहीं इंटरनेशनल किसी कॉन्फ्रेंस की कवरेज वगैरह के लिए वो गए। वो गए तो उनके साथ उनका एक कैमरामैन मौजूद था, कैमरामैन के साथ उनके असिस्टेंट मौजूद थे, उस असिस्टेंट के साथ उसका असिस्टेंट मौजूद था। बाहर किसी चैनल से, सीएनएन से उन्होंने कहा कि एक इंडिविजुअल खातून आई हुई, उन्होंने जो उनको सवाल करना था वो सवाल किया, जो कैमरे से रिकॉर्ड करना था उसको वैसे ही रिकॉर्ड किया। ड्यूरिंग द टी ब्रेक उन्होंने उसको वीडियो अपनी अपने तरीके से एडिट की, करके भेज दी। गुफ्तगू जब हुई तो उस बंदी ने बताया कि यार ये काम मुझसे, मेरा काम मुझसे बेहतर कोई दूसरा नहीं कर सकता। मुझे पता है मैं किस एंगल से अच्छी लग रही हूँ, मुझे पता है मेरी आवाज़ कहाँ ऊँची है, कहाँ नीची है, तो ये मैं कर सकती हूँ। हमारे यहाँ ये बड़ा मसला है कि एक तो हर चीज़ गलत जगह पे रखी हुई है। दूसरा ये जो असिस्टेंट्स वाला मामला है ना कि हर असिस्टेंट का फिर एक असिस्टेंट, फिर एक असिस्टेंट। माना बड़े-बड़े लोग वहाँ पर जो मैंने देखे, तो तमाम काम अपने खुद करते हुए मैंने देखे कि वो खुद कर रहे हैं। कोई हम्म, तसव्वुर नहीं है किसी हाउस हेल्प का, हम्म, कोई तसव्वुर नहीं है किसी नौकर का, को इस तरह के मामलात नहीं है। यहाँ पर हम बड़े इस मामले में रिलैक्स्ड हैं। बड़े यह मतलब रिलैक्स। हाँ, पंचर वाले ने भी ना अपने आगे 2 पंचर वाले रखे हुए होते हैं। अरे भाई अच्छा। एक पहले आएगा गाड़ी का आपकी राउंड लगा के जाएगा, चारों में से अच्छा ये टायर पंचर है। एक आएगा वो उतारेगा, एक आएगा उस पे से टायर उतारेगा। हर हर असिस्टेंट का एक और असिस्टेंट। काम वो जो इतनी देर में होना है वो उस वक्त वो बड़ा हो जाता है, बड़ा। उसकी क्वालिटी भी मेंटेन नहीं रह पाती। हाँ। जो काम आप खुद अपने हाथ से करेंगे, वो काम बेहतर होगा। खैर ये गुफ्तगू तो चलती रहेगी, हमारी बड़ी दुआएं हैं आपके लिए। यकीनन आपका ये टूर बहुत अच्छा रहा होगा। तख्लीकी सफ़र कैसा रहा? वहाँ पर चीज़ें वारिद होती रही या बस नज़ारे ही करते रहे? नहीं, नज़ारे ही करते रहे। जो अच्छा मेरा मामला ये है कि मुझसे ना कभी भी फ़ौरन रिएक्शन नहीं आता है। जो भी है माहौल, हालात, कोई गम, कोई खुशी, वो पहले जज़्ब हो जाए। नाला है बुलबुले शोरीदा तेरा ख़ाम अभी, अपने सीने में इसे और ज़रा थाम अभी। वाह! आप फ़ौरन तो उल्टी होती है। जवाब दो, फ़ौरन का मामला ये है। तो हमेशा यही होता है, सिर्फ़ ये कोई वाक़या ऐसा बड़ा रूनुमा हो जाए, दुनिया में कोई वाक़या रूनुमा हो जाए, तो कुछ लेट लतीफ़ इस मामले में मैं हूँ, लेकिन मुझे ये बेहतर लगता है कि आप जज़्ब होने दें पहले चीज़ों को अपने अंदर, फिर वो अपने वक़्त पे खुद ही निकलेंगी। आपको यहाँ की फ़ज़ाएँ बुला रही थी, यकीनन आपको याद भी आ रही होगी। बहुत। क़िबला थोड़ा-सा गुफ्तगू को आगे लेके चलते हैं। लास्ट टाइम हमने मीर साहब की बात की, गालिब साहब की बात की। उसके अलावा जॉन एलिया साहब पे हमने गुफ्तगू की और हाँ, लोगों ने बहुत दाद दी आपको कि हमें जॉन, मीर, गालिब की अरे यार! हकीकी आशनाई आपकी गुफ्तगू से हासिल हुई है। आज जो आगाज़ है लिटरेरी गुफ्तगू का वो करते हैं नज़्म से। अच्छा, नज़्म का मैदान एक अजीब-ओ-ग़रीब मैदान है। बिल्कुल। बहुत बड़े नामों की अगर बात करूँ तो मीरा जी हुज़ूर, या मजीद अमजद हुज़ूर। या नूमिन राशिद, आहा!
और फिर हम देखते हैं कि आप भी नज़्म के मैदान में आए तो लोगों ने नज़्म को अहमियत दी, वाह! उसको पज़ीराई मिली। बस ये लोगों की मोहब्बत है, वरना मशायरे में नज़्म नहीं सुनाई जा रही थी। ये बात है। हाँ, कैसे देख रहे हैं मंज़रनामे को नज़्म? इससे पहले मैं एक पहले थोड़ी-सी बात करूँ यार, जैसे वो होमर की लाइन मैं अक्सर कोट करता हूँ, इफ दे एवर टेल माय स्टोरी लेट देम से आई वॉक्ड विद जायंट्स। मेरे लिए इतना ही बहुत है कि मैं देवकामत हस्तियों के दरमियान चला, पैरों में नहीं वाह! दब गया। शायद गुलज़ार की ज़ुबान से, गुलज़ार जब शायद टैगोर का तर्जुमा कर रहे थे, तो उन्होंने वाक़या बयान हुँ, किया था कि एक देहाती, गँवार देहाती, और देहाती ना वो धूप में गुज़र रहा है कहीं, और उसके सर पे उसने गुड़ रखा हुआ है, गुड़ की गठरी सर पे लेके वो गुज़र रहा है। उसे पसीना आ रहा है धूप की वजह से, उस गुड़ के ऊपर एक शहद की मक्खी भिन-भिना रही है और वो पसीना आ रहा है। वो पसीना उसके माथे से होकर जब उसके होठों तक पहुँचता है तो वो पसीना मीठा है। ये जो मिठास है ना, जो लोगों ने पसंद किया, जो ये मिठास है ना, वो हुँ। उस गुड़ की है, देहाती का कुछ नहीं है। मैं तो देहाती हूँ सिर्फ़। वो राशिद की है, वो मीरा जी की है, वो जॉन की है, वो गुड़ वो है भाई। वाह! हमारा तो पसीना है, नहीं ये तो आज़ाद हमारा पसीना है। इंकिसारी कह रहे हैं आप। ये है। अच्छा, नज़्म के हवाले से गुफ्तगू यहाँ से शुरू करें कि उर्दू शायरी का जो सर का ताज है ना, वो तो ग़ज़ल ही है। कायम जो चीज़ है वो तो ग़ज़ल ही है, लेकिन दुनिया भर में उमूमन शायरी से मुराद नज़्म ही है। हुँ। उमूमन वो नज़्म ही है। नज़्म लिखी जा रही थी, मुख्तलिफ़ फ़ॉर्मेट्स में लिखी जा रही थी, वरना अगर आप हम्द भी कहें, आप नात भी कहें, आप मरसिया भी कहें, तो ये नज़्म ही की नज़्म कहलाती है। जो नज़्म के इर्तिक़ा को पहले थोड़ा-सा समझ लें कि नज़्म आज तक, आज जिस फ़ॉर्म में हमारे पास मौजूद है, वो कैसे मौजूद है। आप राशिद एक ऐसा नाम है जिनके साथ हम जोड़ते हैं आज़ाद नज़्म को। हालाँकि बड़ों ने यही बताया कि शायद मीरा जी ने पहले आज़ाद नज़्में लिखीं, लेकिन ये लफ़्ज़ आज़ाद जो है ना, उमूमन हम नसरी नज़्मों को भी आज़ाद कह लेते हैं। ये आज़ादी किस चीज़ को दिलाई गई? ये आज़ादी इज़हार को दिलाई गई। शायरों ने कहा कि इस फ़ॉर्मेट की वजह से, जहाँ मैं रदीफ़ का भी क़ैद उर्दू की नहीं, दुनिया भर की शायरी की जो तसलीस है ना, जो ट्रिनिटी है, 3 सुतून हैं, वो यही हैं, या तो उसका रिदम है यानी कि मीटर है, हुँ, या रदीफ़ है या काफ़िया है। हुँ। फ़ोन एस्थेटिक्स के लिए, सौती जमालियात बरकरार रखने के लिए तीसरी कोई चीज़ नहीं है। वाह! अब मामला क्या था कि इन तीनों चीज़ों की क़ैद थी, रदीफ़ भी है, काफ़िया भी है और एक मीटर भी है। शायरों ने ये कहा कि ये हमारे इज़हार की राह में रुकावट बन रही हैं। इससे हम अपना आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। हालाँकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स थी कि ये चीज़ें, ये जो टूल्स थे, कोई भी पोएटिक डिवाइसेस भी है ना, ये आपके इज़हार को बढ़ा के बयान करने के लिए, उनका मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ करने के लिए इस्तेमाल होंगी। ये राह में रुकावट उस वक़्त बनेंगी जब आपको इन टूल्स को ठीक से इस्तेमाल करना नहीं आएगा। अरे क्या कहने! मिसाल के तौर पर एक कोई काम करने वाला है ना, कोई लकड़ी का काम करने वाला है, जो एक्सपर्ट आदमी होगा वो टूल सही से इस्तेमाल करेगा, कील हथौड़ी से ही ठोकेगा। उसको पेचकस से ही खोलना आएगा। अनाड़ी थोड़ी देर पेच से खोलेगा, फिर नहीं उँगली से खोलने लग जाता। बोले यार उसको स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल नहीं आता। तो अगर आपको इस्तेमाल नहीं आ रहा है इन चीज़ों का, तो फिर ये आपकी इज़हार की राह में रुकावट है। खैर हाँ, बहरहाल दैट्स अ सेपरेट डिबेट। कहा ये गया कि रदीफ, काफ़िया, मीटर ये हमारी इज़हार की राह में रुकावटें हाइल हैं। है। तो हुँ, इसमें से राशिद, नून मीम राशिद साहब के पास क्या उन्होंने किया? उन्होंने यूँ किया कि उन्होंने कहा अच्छा 2 चीज़ें इनमें से मैं ड्रॉप करता हूँ, 1 रखता हूँ। रदीफ और काफ़िया छोड़ दिया, इसकी पाबंदी नहीं रखी, सिर्फ़ मीटर पे नज़्म कायम की जो आज़ाद नज़्म बन के आपके सामने आई। अच्छा आज़ाद नज़म ये है ये जनाब, है। ये है। तो आसान तरीन इसकी डेफ़िनेशन क्या है? आसान तरीन इसकी डेफ़िनेशन ये है कि ये एक मिसरा है, एक लंबा-सा मिसरा है। इसको लिखने का तरीक़ा क्या है? अच्छा लिखने का तरीक़ा कि ये है कि एक मिसरे में आप जिन तमाम चीज़ों का ख़याल रखते हैं, उन्हीं तमाम चीज़ों का ख़याल आप आज़ाद नज़्म में रखते हैं।
कि वो हम्म, वाज़े भी हो, वो उसको रिदम भी मेंटेन करे, उसकी लफ्ज़ियात भी ऐसी हों, उसमें तशबीहात, इस्तिआरे, अलामतें, फिर आपके पास एक दुनिया है, आप उसमें कुछ भी करें। लेकिन बुनियादी तौर पर आज़ाद नज़्म की डेफ़िनिशन ये है कि ये एक मिसरा है। पैदा कैसे हुई? पैदा ऐसे हुई कि आपने रदीफ़ काफ़िया छोड़ दिया और मीटर रख लिया, आपके पास आज़ाद नज़्म आ गई। जब आपने मीटर छोड़ दिया, सिर्फ़ रदीफ़ काफ़िया रख लिया, तो आपके पास प्रोनेट आ गए, प्रोस सोनेट आ गए। नाम में मत उलझें, नाम में क्या रखा है कि नाम ईस्टर्न है कि वेस्टर्न है, नाम कोई भी आप रख दें, अब्दुल शकूर इसका नाम रख दें सिर्फ़। लेकिन बात ये है, अब्दुल शकूर। शेक्सपियर की लाइन है, व्हाट्स देयर इन अ नेम दैट अ रोज़ इफ यू कॉल इट बाय एनी अदर नेम वुड स्मेल एज़ स्वीट। गुलाब को गोभी का फूल कहेंगे, उसमें बदबू थोड़ी आने लगेगी, खुशबू ही आएगी। आप कह दें उसे बोले गोभी का फूल। वाह वाह। तो ये क्या कहते हैं, अब तक की नज़्म का इर्तिक़ा ये है कि पहले आपने रदीफ़ व काफ़िया छोड़ा, आपने आज़ाद नज़्म पैदा की, फिर उसकी एक फ़ॉर्म आपके सामने ये भी है कि आप सिर्फ़ रदीफ़ व काफ़िया। लेकिन अहम बात ये है कि वो अपनी सौती जमालियात बरक़रार रखे, ये हम्म, अहम है। फ़ोन एस्थेटिक्स सुनने में अच्छा लगे, सुनने में अच्छा लगे। सुनने में अच्छा लगे। बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू नज़म पे, शानदार। सुनने वाले को समझ आ गई होगी कि आज़ाद नज़म क्या है, सोनेट और प्रोसोनेट क्या है। हुज़ूर, अभी मैंने 3 शायरों का नाम लिया, हुज़ूर, नून मीम राशिद साहब का, मीरा जी का या मजीद अमजद का। इनमें से आपके दिल के ज़्यादा कौन करीब हुआ? हुँ। और किसी का ऐसा टुकड़ा जो दिल में बस गया हो, यार क्या खूबसूरत लिखा है ये। मैं अर्ज़ करता हूँ, मिसाल दे के अर्ज़ करता हूँ। राशिद, नून मीम राशिद की नज़्म में जो कुछ मौजूद, जो वो लहजे का ग्रेंजर है ना, वो आपको जकड़ लेता है। अच्छा। मीरा जी की नज़्म पढ़ने के लिए आपको बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए। उस नज़्म से लुत्फ़ लेना भी, क्या कहते हैं, वो अजीब-सा मुहावरा है, बोले बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो एक टेस्ट डेवलप करना पड़ता है, हर आदमी को कॉफ़ी नहीं हाँ, वो तो पसंद आ जाती। संस्कृत के मीरा जी कई के लिए अल्फाज हैं आपको ये उसमें करना हिंदी। पड़ता है। राशिद, आपको ऐसे आदमी से डरते हो, आदमी तो मैं भी हूँ, आदमी तो तुम भी हो। यहाँ ये दर्ब लहज़ा, फिर वो ग्रेंजर जो आपको नज़र आता है, सबा वीराँ सुलेमा सर्बज़ानू और सबा वीराँ सबा आसेब का मस्कन, सबा अम सबा आलाम का अंबारे बेपाया गया हो सब्ज़ो गुल से, जहाँ खाली हवाएं तशनए बारां, तयूर इस दश्त के मिनकार ज़ेरे पर तो सुरमा पर गलू इंसान, वाह! सबा वीरां सबा वी। ग्रेंजर अलग है, ये था ना, शबे ज़फ़ाफ़े अबू लहब थी मगर खुदा रा वो कैसी आए है। अंधा कबाड़ी और आप जी, तो सारी रात नज़्में हसन कूज़ागर सुनते चले जाएँ, सुनते चले जाएँ। वाह, वाह, वाह! ये लहज़ा फिर और हमारे पास कहीं नहीं है। अच्छा, मजीद अमजद की क्या ख़ासियत थी? यही जो एक बात कॉमन दोनों में आएगी कि दोनों का लुत्फ़ लेने के लिए आपका टेस्ट डेवलप होना चाहिए। फ़ौरन आपको वो नहीं, क्या कहते हैं, वो नज़्में, वो चीज़ें खींचेंगी। लेकिन अगर आप नज़्म सीखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि नज़्म आप पे खुले, एक सिन्फ़ के तौर पर आप पर खुले, तो फिर ये तमाम नाम, ये 2-3 नाम जो हैं, इनके बगैर गुज़ारा नहीं है। वाह, वाह, बहुत वाह! शानदार। वाह, वाह, वाह! बहुत ही उम्दा, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू। नज़्म का सिलसिला चल रहा है, तो कोई अपनी अपनी ही पसंदीदा नज़्म सुना दें हमारे सामीन के लिए। मैंने अर्ज़ की कि बहुत अहम है सौती जमालियात को बरकरार रखना, फ़ोन एस्थेटिक्स को बरकरार रखना, ये कितनी अहम है। दूसरी बात मैंने आपसे अर्ज़ ये की थी कि ये तमाम चीज़ें आपके इज़हार की राह में रुकावट नहीं है, हुँ। ये उनको एक्सपेंड करने के लिए है, बढ़ाने के लिए है। ज़ुबान की थोड़ी-सी हम बात अगर करें, तो देखें आम गुफ्तगू में भी, उर्दू जुमले बोलने में भी हम जो हुरूफ़े जार इस्तेमाल करते हैं, कनेक्टिंग डिवाइसेज़ जिन्हें अंग्रेज़ी में कहते हैं, का, की, के ये जो अल्फ़ाज़ हैं ना, ये अल्फ़ाज़ क्यों इस्तेमाल करते हैं, इनके माना क्या है? ये 2 लफ्ज़ों के बीच में रब्त पैदा करते हैं। हुँ। सही है? अम्मार इक़बाल का ताल्लुक़ कराची से है, सही ना? अम्मार इक़बाल कराची, वो मानवियत पैदा करने के लिए इन लफ्ज़ों की ज़रूरत है। हुँ। शायरी इटसेल्फ इतनी ताकतवर है कि आप इनको भी अगर रिदम से रिप्लेस कर दें,
तो भी मानवीयत आप तक पहुंच जाएगी। मैं एक नज़्म आपको सुना रहा हूँ, उस नज़्म के अंदर हुरूफ़े जार इस्तेमाल नहीं हुए हैं। इस सिन्फ का नाम मैंने मकरामे दिया है। मकरामे क्या होते हैं? विंड चाइम्स, जो दरवाजे पे लगी होती है ना, उसमें कोई कोई सुर हो कि ना हो, बट इट इज़ म्यूज़िक। देखें, मानवीयत अगर तो किसी न किसी एहसास को नज़्म ने छू लिया, तो आप इसको नज़्म मान लीजिएगा। और ये मान लीजिएगा कि शायरी वाक़ई इतनी मज़बूत है कि ये ज़ुबान की अहम चीज़ों को भी रिप्लेस कर देती है। इसमें कनेक्टिंग डिवाइसेस जो हैं, हुरूफ़े जार जो हैं, वो रिप्लेस होंगे रिदम के ज़रिए। वेव्स इसका नाम है। अजीब नज़्म है ये, कहीं नहीं सुनाई हुई है, आपको मैं पेश करता आई लव हूँ। ये गुफ्तगू भी कहीं नहीं हुई। तसलसल खाक, फीका रंग, हैरत, आईना ज़ंग, आईना ज़ंग, आईना ज़ंग, आईना, लहरें, समंदर, ख्वाब, कश्ती, तुंद, तूफ़ानी हवाएं, सब दुआएं, फ़ैसला, तौबा, गुनहगारो, हयाते नागहानी, रायगानी, हीच, बिल्कुल नीच, हासिल, खाक, कीचड़, रोशनी, वाह चेहरा कवल, कीचड़ रोशनी, वाह चेहरा वाह कवल, हर फूल मेरी भूल, सोचे दंग, हैरत, आईना ज़ंग, आईना ज़ंग। वाह वाह कोई हुरूफ़ जार इस्तेमाल नहीं। और कितनी गहरी मानवीयत है इसमें। अब हर आदमी की अपनी है। और तो हालाँकि ज़ुबान के लिए कितना ज़रूरी है, आप हाँ, नस्र के लिए कितना ज़रूरी है, तो शायरी की ये हुज़ूर क़ुव्वत है, ये ताक़त। जैसे अभी आपने हमें जो चीज़ सुनाई है, बड़ी कम जगह सुनाते हैं, आपके बारे में मशहूर भी ये है कि अम्मार साहब ने ना 2 पोटलियाँ बनाई हुई हैं। एक एक वो शायरी है जो ये जेन ज़ी जी, लौंडों को बड़ी अच्छी लगती है। जी। ये बेचते हैं अपनी आगे माशूकाओं को। हुँ। और एक पोटली में खालिस लिटरेरी लोगों के लिए मवाद है। यही मैंने यहाँ यहीं पर देखा था, किसी को कोई मंजन बेचना होता है ना, तो वो पोटली लाता कहता पोटली में सांप है, उसको रख देता है। फिर बुलाता है, असल बात। चले यार। अच्छा बताएं, ये वैसे मुशायरों में क्या हो रहा है? मुशायरों में शायर वो नहीं सुना रहे क्या, जो वो वाकई दिल से लिख रहे हैं? 2 तरह की शायरी हो रही है। मैं अर्ज़ करता हूँ, सबसे पहले गौर करें, 2-3 बहुत अहम बातें यहाँ आपने छेड़ दी एंड दिस इज़ व्हाई आई लव यू। तारा तारा आप सही छेड़ते हैं, लेकिन वो शायर का छेड़ है कि जो साज़ शेर है कि जो साज़ से निकली है वो धुन सबने सुनी है, जो तार पे गुज़री है वो किस दिल को पता है। वाह, 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 अच्छा, वाह! मुशायरे की बात हो रही थी। हुज़ूर वाला गुफ्तगू का आगाज़ ही यहाँ से हुआ कि शायरी का पहला ताल्लुक काय से? कान से, हुँ, ठीक है? सुनने से है। हुँ, पूरी दुनिया में, तमाम अदब में, तमाम ज़बानों में बहुत कम रिवाज अब बाकी रह गया है ओरेचर का, माना ओरल लिटरेचर का। हुँ। उर्दू शायरी में सिर्फ थैंक्स टू मशायरा कि आप ओरल लिटरेचर अभी तक बाकी है। ये सिर्फ हाँ, हाँ, दुनिया भर में ओरल लिटरेचर अब बहुत कम-कम, कहीं-कहीं कोई वो पोएट्री शेक्सपियर के रिसाइटल्स हो रहे हैं। ड्रामे हो गए, इस तरह की कभी-कभार जी, चीज़ें, जी, जी, हाँ। जी। मुशायरे की वजह से ओरल लिटरेचर से ताल्लुक़ है इसका, ये अभी तक बाकी है। इसकी अहमियत को भी हम ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन गौर करने की बात क्या है, यहाँ पर 2 लफ्ज़ मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ। एक लफ्ज़ है परफ़ॉर्मेंस, हुँ, एक लफ्ज़ है प्रेज़ेंटेशन। अच्छा। सही है जी? परफ़ॉर्मेंस डांस की होती है। परफॉर्मिंग आर्ट, आर्ट की एक अलग अलग कैटेगरी ही अलग है ना। हुँ, परफॉर्मिंग आर्ट, शायरी का ताल्लुक परफॉर्मिंग आर्ट से नहीं है। हुँ, लेकिन अब क्या ये आम आपने नहीं सुना फलाने मुशायरे में फलाने साहब की परफॉर्मेंस। हुँ। और ये बहस पहले भी हमने छेड़ी हुई है, अभी भी हम हाथ जोड़-जोड़ के दस्तबस्ता गुज़ारिश ये करते हैं कि मशायरा परफ़ॉर्मेंस नहीं है, शायरी परफ़ॉर्मेंस नहीं है, प्रेज़ेंटेशन है, पेश की जाती है। प्रेज़ेंटेशन का तर्जुमा होगा पेशकारी। आप शायरी पेश करते हैं, बिल्कुल। वो पेशकारी है, उसका परफ़ॉर्मेंस से कोई ताल्लुक नहीं है। ये मुशायरा परफ़ॉर्मिंग आर्ट की तरफ क्यों जा रहा है? क्यों जा रहा है? ये मसला है।
हाँ हाँ हाँ, हाँ। सर सर सर, ये परफॉर्मिंग आर्ट अलग चीज है भाई। मैंने नोट किए हैं हरकतें लोगों हाँ, की। और आम देखें, अब होता है ऐसा ही है ना, मुझे जुबान। कभी कभी लगता है, अमर भाई रोक रहा हूँ आपको, मुझे कभी कभी लगता है कि जॉन साहब नादानिस्ता तौर पर ये रिवाज डाल रहे हैं, वो हालांकि वो तो प्रेजेंट मस्त करते थे, होते थे। हाँ हाँ, यही मामला। और लोगों ने कॉपी करने की कोशिश की मुशायरों में, बस स्टाइल मारने की कोशिश की। क्या है यार? ये हुआ कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया, ये होता है। लेकिन बस गौर यही इन्हीं दो अल्फाज पे गौर करना चाहिए कि शायरी पेश करनी है भाई, प्रेजेंटेशन है, परफॉर्म नहीं पेशकारी है, करनी। अदाकारी नहीं है। परफॉर्मेंस अदाकारी है ना। शायरी अदा नहीं करते, शेर पेश करते हैं। कभी आपने किसी को कहते सुना है शेर अदा करो? अदा नहीं होता, शेर पेश किया जाता है। तो ये पेशकारी है, इसको परफॉर्मिंग आर्ट से बचाएं, ये परफॉर्मिंग आर्ट का हिस्सा न बन जाए। वाह वाह तो ये दो, बस इन्हीं दो अल्फाज पे ये बहस तमाम है कि परफॉर्मेंस या प्रेजेंटेशन। परफॉर्मेंस डांस की, प्रेजेंटेशन, दोनों आर्ट्स की यानी फितरत ही मुख्तलिफ है ना। परफॉर्मिंग आर्ट में उसको कोई कमतर नहीं जान रहा, ये इतना बड़ा मसला है कि, और कितना बुनियादी फ़र्क आप देखिएगा कि परफॉर्मिंग आर्ट में आर्ट और आर्टिस्ट एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। एक डांसर आपके पास है, उससे आप कह सकते हैं यार अपना डांस यहाँ छोड़ दा, मैं कल देखूंगा, तू जा डांस यहाँ छोड़ जा अपना, नहीं हो सकता। वो आर्ट और आर्टिस्ट मिले में, वो खालिक व तख्लीक एक साथ हैं, दोनों जुड़े में, राइट। प्रेजेंटेशन का मसला ये नहीं है। जब शायर ने एक शेर कह दिया, वो शेर अपना वजूद रखने लगा। ये तेरे अशार तेरी मानवी औलाद है, इकबाल साजिद का मिसरा है। अब शेर का अपना वजूद है, वो अपना वजूद रखता है, वो अपना वक्त गुजारेगा, उसकी अपनी जिंदगी है, उसका अपना असर है। और शायर अलग अलग है, वो शायर से अलग हो जाता है। कैसे अलग हो जाता है? ऐसे अलग हो जाता है जैसे कीड़े में से तितली निकलती है। तो शायर वो छिलका है, वो कीड़ा है, वो खूबसूरत जो चीज निकलती है ना, जो उसका जिगर चीर के निकलती, वो तितली। वाह 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 सर, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने बयान किया है सिलसिला। हम इन्हीं मुशायरों में देखते हैं कि लोग शेर कहते हैं जी और असातिज़ा की तरफ से ममानत भी इस मामले पे आती है कि ओए ऐसे शेर मत कहा करो जिसमें मौत की आरज़ू हो। और फिर हमने ऐसे वाक़यात देखे कि लोगों ने शेर कहे और अगले ही दम वो इस दुनिया में नहीं रहे। यानी इस कदर इसके अंदर शिद्दत भी है, पावर भी है। इस सारे मंज़रनामे को आप किस तरह देखते हैं? और क्या आप मोहतात रहते हैं शायरी करते हुए कि यार मैंने इस तरफ जो डेथ विश है इसकी तरफ नहीं जाना? पहले नहीं था, अब हूँ। और इस मामले में बड़ी गहरी एक एक मेरा लेक्चर रिकॉर्ड है, अपलॉज अदब पे आपको वो मिलेगा। शायरी में खुदकुशी के रुझानात पे, इसके करीब है। मैं आपकी बात से अर्ज़ कर रहा हूँ। बेशक ऐसे ही है, और वो जिस वाक़े की तरफ आपने इशारा किया, किसी नौजवान का वो शेर था, घर को इस इस घर घर को को आग आग लग लग गई गई घर घर के के चिराग चिराग से। से। जी हाँ, कोई किसी शायर ने सुन के ये कहा था। ये बात कहीं मेरे ना दिमाग में बैठ गई, कहीं चिपक गई। और हमेशा मेरी आदत है कि ना सिर्फ़ एहसास की तरजीह मैं एहसास को देता हूँ, लेकिन मैं तलाश करने की कोशिश करता हूँ, कोई ना कोई मंतक, कोई ना कोई लॉजिक हर चीज़ के पीछे होती है। हुँ। ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि जो आप लिखते हैं उसके असरात आपकी ज़िंदगी पे होते हैं। होते हैं। और इसको अगर देखा जाए तो इतनी बारीकी से होते हैं कि आपके शेरी डिक्शन के ज़रिए ये मालूम किया जा सकता है कि कौन मौत की तरफ माइल है या कौन नहीं है। इसकी एक बड़ी आसान रिसर्च का इसका तरीका हमने अपनाया, पेन बेकर की एक रिसर्च थी, उसको निकाला। उसमें ये किया कि खुदकुशी करने वाले हुँ, 4-5 शायरों का कलाम हुँ, यकजा किया गया। हुँ। 4-5 खुदकुशी, और देखिएगा बात कितनी सादा और कितनी लॉजिकल होगी। 4-5 खुदकुशी करने वाले शुअरा का कलाम एक जगह जमा किया गया। उस कलाम में से, सिर्फ़ उस कलाम में से कॉमन निकाल लिया कि कौन से अल्फ़ाज़ हैं जो इन पाँचों ने इस्तेमाल किए हुए। अच्छा।
तो तय ये हुआ कि ये अल्फाज खतरनाक हैं, ये इंडिकेटर्स खतरनाक हैं। उसमें बड़ी बड़ी अजीब अजीब किस्म की फाइंडिंग्स दिखी। मिसाल के तौर पर एक आम रवैया देखें, पिछली रील में भी इसका जिक्र हो रहा था, वहीं से बात को आगे मैं बढ़ाऊंगा। एक आम रवैया है कि शायर हमेशा शेर सुनाने से पहले आपको मुखातिब करता है, अरे लोगों ओ सुनो, लो एंड बी होल्ड, पहले मुखातिब करेगा फिर अपनी बात करेगा। ये जो हजरात मौत की तरफ माइल थे, इन्होंने ये काम छोड़ दिया था, ये मुखातिब किसी को नहीं कर रहे थे, ये मोनोलॉग में चलने लगे, ये खुद कलामी किसी कैफियत में आ गए। फिर अपने साथ ही अपने साथ ही उन्होंने किसी से बात करते हुए वो गुफ्तगू वाला लहजा उनके पास से खत्म हो गया, फिर वो खुद खत्म हो गए। और ये पांचों छयों में कॉमन, अंग्रेजी में 10 सैंपल्स लिए, उनमें ये बात कॉमन थी। बहुत ज्यादा उन्होंने फर्स्ट पर्सन में लिखना शुरू कर दिया, मैं बहुत ज्यादा लिखना शुरू कर दिया। एक इंडिकेटर और मजीद दिखा कि तमाम ही ने हथियारों का और बॉडी पार्ट्स का बहुत जिक्र किया, हाथ, आंख, नाक, कान, बॉडी पार्ट्स का जिक्र बहुत ज्यादा शुरू कर दिया। ये क्यों हुआ? ये कोई माहिर नफ्सियात देखे, मैं माहिर नफ्सियात नहीं हूँ, मैं शायर हूँ, मेरा ताल्लुक लफ्ज से है। लफ्ज की हद तक ये मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वो 5-7 ऐसे इंडिकेटर्स थे कि जिनका इस्तेमाल इन तमाम शायरों ने किया। तो सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि जो आप लिखते हैं उसका असर आपकी जिंदगी पे, आपकी सेहत पे, आपके फ्यूचर पे होता है। ये होना कोई जादुई अमल नहीं है, इट इज साइंस। ये साइंस है। ये कैसी साइंस है? ये ऐसी साइंस है कि ऐसा क्या नहीं होता कि जब आपकी तबीयत खराब होने वाली होती है तो आपके ख्वाब आपको मुख्तलिफ आने लगते हैं। इंसानी दिमाग अभी हमने इस्तेमाल ही कितना किया है, तो दिमाग जान लेता है कि जिस्म अब किस तरफ को जा रहा है, इसको मुझे कहाँ से रोकना है, कहाँ से बचाना है। ऐसा नहीं होता कि अगर अचानक से ऊपर से कोई चीज गिरने वाली हो तो उसे देखे बगैर हम वहां से हट जाते हैं, क्योंकि दिमाग जान लेता है। ऐसा नहीं होता कि बारिश से पहले परिंदे गायब हो जाते हैं, परिंदों को कोई पता है, उनको कोई वेदर फोर नहीं, उनके सेंसेस उनके शऊर से ज्यादा तेज होते हैं। शायरी लाशऊर की औलाद है। वाह। तो साइंटिफिकली ऐसा होता है, ये कोई जादू नहीं है, इसकी कोई साइंटिफिक रीजंस होंगे। लेकिन कोई बात करे तब, कोई रिसर्चेस करे तब। आपके इदारे, आपकी यूनिवर्सिटीज इस बारे में जो हैं वो मोरद इल्ज़ाम हैं कि वो नई रिसर्चेस की तरफ ना खुद आ रही हैं, ना स्टूडेंट्स को आने दे रही हैं। कोई स्टूडेंट अगर कोई नई बात करता है तो आप उसे इकबाल पर पीएचडी करा के घर भेज देते हैं, क्योंकि इकबाल पर पीएचडी का थीसिस आपके लिए चेक करना बहुत आसान होता है। वाह 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 ये वाह अर्ज है। वाह वाह वाह। किबला, वो मुआशरे जहाँ जुल्म के खिलाफ मुजाहमत ना हो, वो मुआशरे जानवरों के जंगल से भी बदतर होते हैं। और अगर हम उर्दू शायरी की बात करें, मुजाहमती शायरी की एक रिवायत हम्म। हर ज़माने में ज़िंदा रही है। कोई ना कोई चिराग रोशन रहा है जिसने शायरी के मैदान में भी लोगों को अच्छी सुथरी बात और हक शनासी की तरफ राग़िब किया है। ये सिलसिला फैज़ साहब के साथ भी मुंसलिक रहा, ज़ैनबी घाटी, हबीब जालिब साहब भी इससे मुंसलिक रहे, और बहुत सारे और हम्म। शायर ऐसे हैं जिन्होंने मुज़ाहमती शेर कहे। मुज़ाहमती शायरी की आपके नज़दीक कितनी अहमियत है, और क्या आप भी कहीं न कहीं अपनी शायरी में मुज़ाहमत का रंग इस्तेमाल करते हैं? दो मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं इस हवाले से। एक वो जो ये कहता है कि किसी भी आर्टिस्ट को, किसी भी शायर को किसी भी नज़रिए के सुपुर्द अपने आप को करना ही नहीं चाहिए। अच्छा। एक वो कहता है कि अगर आपका कोई नज़रिया नहीं है, अगर आपकी कोई वाबस्तगी नहीं है, उस नज़रिए का प्रचार आप नहीं कर रहे, तो आपका कोई वजूद नहीं है। जो अहम बात इसमें है वो दौर की ज़रूरत के हवाले से है। कहते हैं कि वायलेंस कॉजेज़ साइलेंस और साइलेंस कॉजेज़ वायलेंस। आह! ज़ुल्म खामोशी पैदा करता है, खामोश करवाता है, और खामोशी उस ज़ुल्म को तक़वियत देती है। तो हुँ। दोनों बातें अपनी जगह अहम हैं।
अगर कहने वाला कहता है कि फ़िराक़ो फ़ैज़ो नदीमो फ़राज़ कुछ भी नहीं, नए ज़माने में इनका जवाज़ कुछ भी नहीं। तो वो इन शायरों को इर्रेलेवेंट नहीं कह रहा, वो नए ज़माने को इर्रेलेवेंट कह रहा है। ये अगर किसने, ये पहले तो ये बताइए। इक़बाल साजिद। बड़े खतरनाक थे ओह इकबाल हो! साजिद। बहुत खतरनाक थे। बल्कि वाक़या उनके बारे में ये मंसूब है कि जब ये शेर सुनाया तो फराज़ इस ने साल कहा इस साल शराफ़त का लिबादा नहीं पहना, आह! पहना है मगर इतना ज़्यादा ज़्यादा। नहीं पहना। तो पूछा क्या फराज़ ने कि यार मतलब मेरा भी तुमने मुझे भी साथ ही में शामिल कर दिया, तो कहने लगे नहीं मैं करता नहीं, आप बस काफ़िये में आ रहे थे। तो एक बात, लेकिन अर्ज़ मैं ये करना चाह रहा हूँ कि इर्रेलेवेंट वो उस ज़माने को कह रहा है जिसमें ये हिस्सियात मौजूद नहीं हैं हुँ, कि जो आपको कनेक्ट कर रही हैं इन बातों से। हुँ। आज बाज़ार में पाबजौला चलो, खाक बरसर चलो, खूँ बदामा चलो, तो वो अर्ज़ यही करता है कि फिर हम ही क़त्ल हो आए हैं यारों चलो। आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? शायर नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? तो ये अलग से कोई ना अलग से कोई सिन्फ़ है, ना अलग से कोई माहौल है, हर शायर मज़ाहमती है। अब फ़र्क इसमें ये है कि आया वो शऊरी तौर पर मज़ाहमती है या मज़ाहमती लाशऊरी? है या लाशऊरी तौर पर या खुद ब खुद है। वही भला है कि जो बेसाख्ता बना हुआ है। जो आप कहेंगे, जिस दौर से आप गुज़रेंगे, जो हालात आप झेलेंगे, वो हालात आपकी शायरी में आएँगे। क्या लियाक़त अली यासिम एक मज़ाहमती शायर थे? हरगिज़ नहीं थे। लेकिन शेर आपको जो मिलेगा वो उस दौर के कराची की अक्कासी करता हुआ मिलेगा। किसी हादसे की खबर हुई तो फ़ज़ा की साँस उखड़ गई, कोई इत्तेफ़ाक से बच गया तो ख़याल तेरी थी। ये कराची का माहौल था उस वक़्त। तो हुँ। जिस माहौल में शायर रहेगा और अपने साथ सदाकत के साथ रहेगा तो मज़ाहमत खुद ब खुद होगी उससे, उससे बचना ही उसके लिए मुमकिन नहीं है। जो ये रूप धार लेगा, उसका नाम भी किसी को याद नहीं होगा, उसका ज़माने में जवाज़ ही नहीं होगा कोई। ये हुँ। मामला है जनाब मज़ाहमती शायरी का, जो मुकम्मल शायरी का मामला है। अच्छा, मज़ाहमती कलाम बहुत ज़्यादा लिखा गया है। हुँ, कोई ऐसा कलाम आपकी नज़र में जो तमाम ज़मानों पे छा गया हो? ऐसा है? आपने जो अभी नाम लिया देखें आप फ़ैज़ के अलावा कहाँ बात कर सकते हैं। कुछ नाम ऐसे हैं जो सामने आने चाहिए, आते रहेंगे। तनवीर सिपरा, अच्छा। ओफ़! तनवीर सिपरा, मैं दर-ए-इंसाफ़ पर बम की तरह फट जाऊँगा। दे हाँ, मिसरा उनका, दहकानों के चेहरे ज़र्द और पीले हैं, मिल मालिक के कुत्ते भी चरबीले हैं। तनवीर अ, सिपरा। ये एक लड़ी है जो चलती रहेगी, मज़ाहमत खुद ब खुद होती रहेगी। जैसे मोहब्बत की नहीं जाती, हो जाती है, वैसे ही मज़ाहमत भी की नहीं जाती भाई, हो जाती है। अच्छा, ग़ज़ल के मैदान की तरफ थोड़ा-सा बढ़ते हैं। जी। मज़ाहमत पर बहुत खूबसूरत बात की। ग़ज़ल के मैदान की अगर बात करें तो बहुत से ऐसे शायर होते हैं जो बड़े अंडररेटेड रह जाते हैं। आए। बड़ी-बड़ी अच्छी ग़ज़ल गाते हैं, जैसे इकबाल साजिद का ओह आपने हो नाम हो! लिया है, बड़ी अच्छी, बड़ा इतना खूबसूरत तौबा तौबा! मतला बड़ा कम लोगों को अल्लाह ताला अता करता है। जो मतले उनके होते थे, वो क्या सूरज शुरू होता था उन मतलों में। क्या बात है। तो ऐसे शायरों पे अगर आप गुफ्तगू करें, तो वो कौन-कौन से शायर आपको लगते हैं जो अंडररेटेड रह गए और वो ग़ज़ल के मैदान में बहुत आगे जा अभी भी सकते मैंने नाम लिया ना, तनवीर सिपरा की भी ग़ज़ल, तनवीर सिपरा हैं, इक़बाल साजिद हैं, अंजुम ख़याली यार कैसा नाम मुझे याद आया, वाह, 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 वाह! हैं? हमारे नाज़रीन को कुछ शेर सुनाएँ ना। मैं देखें उनका शेर सुनाता हूँ कि सुबह की नींद सबको प्यारी है और चिड़िया कहाँ नहीं होती। लड़कियों में बस एक ख़ामी है, ये दोबारा जवान नहीं होती। आहाहाहा! हादसा जिसको पेश आना है, एक दिन उस बस में बैठ जाना है। आशियाना नहीं बनाऊँगा, ये परों का मज़ाक उड़ाना है। वाह, वाह, क्या वाह, अंजुम वाह! ख़याली यार कमाल हो गया है। कैसे-कैसे शेर आपको अंजुम ख़याली के पास मिलेंगे। हज़ार-हा नाम ऐसे, क्या कहते हैं, अभी इक़बाल साजिद के आपने शेर सुना है, हज़ार-हा नाम ऐसे आपको मिल जाएँगे। ग़ज़ल तो सिन्फ़ ही ऐसी है ना कि ये एक शेर पे भी आपको ज़िंदा रख सकती है। लेकिन वो सिर्फ़ एक शेर जितना ही फिर वो ज़िंदा रखेगी। अच्छा, हमने ये देखा कि एक शायर है,
वो अगर गज़ल के मैदान में बड़ा एक कमाल दर्जे पर फ़ाइज़ है, तो नज़्म के मैदान में बस ठीक है। लेकिन कुछ शायर ऐसे बैलेंस्ड होते हैं, जैसे हम बात करें फैज़ साहब की, दोनों, बिल्कुल, तो गज़ल भी आए कुछ दोनों। अब्र कुछ शराब आए, हाँ, हाँ, उसके हाँ, बाद आए जो अज़ाब आए, बिल्कुल ऐसे फिर ही। लाज़िम है कि हम भी देखेंगे, हाँ, हाँ, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमा, ऐसे ही। गुलों में रंग भरे बादलों बहार से। तो उनकी शायरी पर आप कैसे बात करेंगे? क्या बात करेंगे? यही एक शायर की गज़ल पे बात हाँ, करेंगे। ग़ज़ल पे देखिए मैं अर्ज़ यही कर रहा हूँ कि ग़ज़ल सिर्फ़ ऐसी है कि अजीब बात मैं करूँ तो ये कहूँ कि आसान है। अच्छा, आसान ऐसे है कि इसमें कुछ स्ट्रक्चर इसका ऐसा है कि कुछ चीज़ें आपको बनी-बनाई मिल जाती हैं, तो उसके साथ यू कैन प्ले विद इट और इंतहाई मुश्किल है। ग़ज़ल कहना बहुत आसान है, अच्छी ग़ज़ल कहना सबसे मुश्किल काम है। माना हाँ, अच्छी ग़ज़ल कहना सबसे मुश्किल काम है। माना ये है कि रदीफ़ और काफ़िया आपको मिल जाए, कोई भी आपके दिल से चुभती हुई, कोई भी दिल से लगती हुई, रदीफ़ में चुन लूँ। मैं इश्क हूँ, लटरम बटरम मैं इश्क हूँ, लटरम बटरम मैं इश्क हूँ, मैं चला यार पूरी ग़ज़ल लटरम रदीफ़ पे बटरम, खड़ी अच्छा ये वज़न में है लटरम बटरम मैं क्यों? अच्छा। हाँ, पूरी ग़ज़ल रदीफ़ पे खड़ी हुई है, तो ये आसानियाँ भी आपको ग़ज़ल बख्शती है। और बहुत बेतहाशा मुश्किल काम भी यही है कि फिर इसमें से आपको शेर निकाल। शेर आप ऐसा निकालें ना कि फिर आदमी सोचता रह जाए, तू है सतरंगी धनक और मैं गली कूचों की गर्द, तू कहाँ बारिश से पहले मैं कहाँ बारिश के बाद। अब इसकी तकमील को, इसकी कंप्लीटनेस को आप देखते रह जाएँ, इसके सितारे, इशारे समझते रह जाएँ कि धनक बारिश के बाद है और गर्द बारिश में बैठ जाती है। तो ये भी ग़ज़ल है, रदीफ़ पे नहीं खड़ी हुई जो। और इसी रदीफ़ में हालाँकि वो बहुत आसान है, आप कोई भी आसान सी एक रदीफ़ चुन लें, तो आधा काम तो आपका वैसे ही हो गया। तो दोनों बातें। वाह, वाह, वाह! और ग़ज़ल को बरक़रार सिर्फ़ उर्दू शायरी ने रखा है। इस सिक्के का दूसरा रुख ये है कि उर्दू शायरी को बरक़रार सिर्फ़ ग़ज़ल ने रखा है। आप उर्दू लिटरेचर में से ग़ज़ल निकाल दें, आपके पास क्या बचता है? कौन शाहकार नॉवेल आपके पास बच जाता है? कौन शाहकार आपके पास नज़्म बच जाती है? आपके पास ग़ज़ल है, ग़ालिब ग़ज़ल है, मीर ग़ज़ल है। वाह, वाह, वाह! फैज़ साहब के कौन से शेर ने सर धुनने पर मजबूर कर दिया? यार क्या बात है फैज़ साहब की। नज़्में आज नज़ बाज़ार में बाबा चलो, नज़्में मेरे दिल मेरे मुसाफ़िर हुआ फिर से हुक्म सादिर के वतन बदर हो हम तुम दे गली गली सदाएँ। के निशान हम भी पाएँ, किसी अजनबी से पूछें जो पता था अपने घर का। सरे कुए नाशनासा हमें दिन से रात करना, कभी इनसे बात करना, कभी उनसे बात करना। तुम्हें क्या वाह! कहूँ कि क्या है, शब गम बुरी बला है। मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। गालिब का मिसरा, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। मुझे ये भी था गनीमत के कोई शुमार होता। गालिब वाह! तो कह रहे हैं मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता, मैं मुझे ये भी था गनीमत जो कोई आय शुमार हाय होता। हाय! ये है, हाफ़िज़े में कोई अगर मैं लाइन भूला हूँ तो भूला हूँ लेकिन एक से एक चीज़ें नज़्म। वाह जी वाह! वाह जी वाह! न सिर्फ़ सुभान हाँ, अल्लाह! फ़े आप बात कर रहे हैं तो वाज़िह बात ही ये है कि मैं नज़्म से फिर ज़्यादा मुझे पसंद आई। नज़्म ग़ज़ल में यकसाँ जनाब साहिर का ज़िक्र आप कैसे नहीं कर सकते? कैसी-कैसी नज़्में, ताजमहल जैसी नज़्में और परछाइयाँ जैसी नज़्में और फिर ग़ज़लें भी ऐसी-ऐसी कि जो आम तौर पर नहीं देखा है ज़िंदगी को कुछ इतने करीब से, चेहरे तमाम लगने लगे हैं अजीब से। वाह, ग़ज़ल का वाह! शेर है साहिर की। वाह, 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 वाह! हमारे नाज़रीन को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि सिर्फ़ ग़ज़ल या नज़्म पर ही बहुत अच्छी गुफ्तगू नहीं करते हैं अम्मार साहब, अफ़साना निगारी पर भी बहुत बारीक बीनी से नज़र रखते हैं। मैं बात करना चाहूँगा एक ऐसे अफ़साना निगार की, हुँ, क्योंकि ये नशिस्तें जो आपके साथ दूसरी नशिस्त है, जी। तो यहाँ मैं नुक्ता नहीं लगाना चाह रहा। फिर आपको कहीं न कहीं से ढूँढ कर दोबारा मैंने बिठा लेना है पास। अगर मैं बात करूँ एक ऐसे अफ़साना निगार की, जिसके कुतबे पर ये लिखा होना चाहिए कि यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा अफ़साना निगार सो रहा है, या मैं अक्सर सोचता हूँ
कि वो जो खालिक है वो बड़ा अफसाना निगार है या मैं मंटो, सादत हसन मंटो। क्या अजीब अफसाना निगार अल्लाह देता। या हम बात करें उसके अफसाना ठंडे गोश्त की, किस किस अफसाने की बात करें, कैसे देखते हैं आप सादत हसन मंटो के अफसानों को? अच्छा, ये आपके 2 अलग-अलग सवाल हैं। एक सवाल ये है कि मैं कैसे देखता हूँ, एक सवाल ये है कि उनकी अफ़साने निगारी पे बात है, हाँ। दोनों के मैं अलग-अलग जवाब देता हूँ। तो इस पे पहले पहलू पे मैं बात नहीं करूँगा। मैं कैसे देखता हूँ, मैं अच्छी नज़र से नहीं देखता, माज़रत अच्छा, फिर बड़ी मंटो बात को आप अच्छी तरीके फिर से नहीं बड़ी बात। देखते। अब अफ़साना निगारी का जो मंटो की कमाल है ना, वो बड़ा अजीब कमाल ये है कि मंटो का अफ़साना पढ़ के आपको किरदार से नफ़रत नहीं होती, आपको उस बुराई से नफ़रत हो जाती है। जब मंटो ऐसा किरदार तराशता है कि जिसमें 2 चरसी बैठे हुए हैं और उनके पास नशा करने के पैसे नहीं हैं और घर में उनकी बीवी की मैयत हो गई है, तो वो कफ़न के पैसे बेच देते हैं, तो आपको उन चरसियों से नफ़रत नहीं होती। आपको उस पूरे निज़ाम से नफ़रत हो जाती है। हाँ। ये खूबसूरती है वो उसके लिखने की, उसके उसलूब की और ये खूबसूरती है मंटो की कि वो आपको उस किरदार से नहीं नफ़रत करवाता। वो आपको उस कुल बुराई से नफ़रत करवा देता है जो वो बयान कर रहा होता वाह, 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 वाह! है। ये हुस्न है, ये खूबसूरती है। तो आप इसको अच्छी नज़र से क्यों नहीं वो देखते? छोड़ें, मेरे ख़्याल से ये बात आप छोड़ें। ओवरऑल वो जो तरीक़ाकार कहानी उस वो जो कहानी पैदा करने का तरीक़ा है ना, मुझे वो नहीं पसंद। मुझे वो तरीक़ा नहीं पसंद। माना ये चले मैं आपको बता देता हूँ। जो बुरी किस्म की फ़िल्म इंडस्ट्री है ना, जो बुरी फ़िल्म बनाने वाला है ना, वो एक फ़ॉर्मूले पे फ़िल्म बनाता है। वो कहता है इसमें एक आइटम नंबर डालो, सही है? थोड़ी-सी एक इसमें 1-2 फाइट्स डालो और क्या-क्या डालो, एक आइटम नंबर डालो, थोड़ी-सी फाइट्स डालो, थोड़ा-सा रोमांस डालो, एक अच्छा गाना डालो, फ़िल्म हिट है, कहानी कोई भी हो। हुँ। मुझे लगता है कि ये ट्रेंड है। क्या क्या करना है जी? अच्छा अफ़साना बनाना है, क्या होगा जी? अफ़साना ये होगा कि एक बूढ़े आदमी ने ताल्लुक़ कायम कर लिया एक बहुत छोटी बच्ची के साथ। अच्छा इसे मज़ीद वर्स्ट करो। जी वो ताल्लुक़ उसने कायम कर लिया मिसवाक को इस्तेमाल करते हुए, इसे और मज़ीद मैं क्या कहते हैं वर्स्ट करूँ। तो सिर्फ़ अगर इसको हटा दें, सेक्स को बीच में से हटा दें, कोई एक मैं चीज़ बना रहा हूँ ना, अजीब-सी चीज़ बना रहा हूँ, एक सिन्फ़ है गोर के बहुत खून-खराबा मैं दिखा दूँ, ये वो, बात कोई भी नहीं है। हुँ। तो इस ये तरीक़ेकार मेरी ज़ाती पसंद का तरीक़ेकार नहीं ज़ाती है, कोई पसंद का बात तरीका होनी नहीं, चाहिए। अपनी-अपनी बस यही पसंद मैंने है। अर्ज़ की ना लेकिन आपने बड़ी कि अफ़साना निगारी के बारे में उसकी वो अलग बात है, एक नुक्ता मैंने वो सिर्फ़ उसमें बड़ा से अच्छा, बयान किया है बहुत अच्छा बयान कि किया। भई आपको उस और ये मुआशरे से आपका नफ़रत हो जुमला जाती है। उसकी फ़तह है। हाँ, उसकी फ़तह है ये बिल्कुल है जुमला। कि आपको उससे उस बुराई से मुआशरे की उस बुराई से नफ़रत हो जाती है, मुआशरे के उस चेहरे से नफ़रत हो जाती है। वो अच्छा, बयान इस तरह का मुआशरे की बुराई, मुआशरे का चेहरा, यहीं से ज़रा अदबी सवालों की जो बस्ती है उससे बाहर आते हैं। अभी रिसेंट एक फ़िल्म बनी है धुरंधर, हुँ। कराची से आपका ताल्लुक है ओह! अच्छा। हुँ। और रहमान डकैत, हाँ। चौधरी असलम, हुँ, हुँ, हुँ। बहुत सी बातें जानते होंगे जी। आप उस हवाले से भी। लेकिन मकसद ये है कि हम क्या ज़बानों पे ज़िपें लगी हुई हैं हमें? हुँ। या हमारे कैमरे जो हैं उनके हमें बटन नहीं मिल रहे? क्या हो गया है हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री को? हम क्यों हक नहीं बताते? हमारे जो एक ड्रामा इंडस्ट्री है, उसमें 2 औरतें, 1 मर्द या 2 मर्द 1 औरतों से बाहर ही नहीं आ रहे। हमारे बस। कांसेप्ट्स क्यों नहीं क्लियर हो रहे? हम साया हमारे हालात पर फ़िल्में बना रहा है और हमें हमारी शक्ल दिखा रहा है। हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री तबाह हो गई। कैसे देख रहे हैं इसको? एक तो आप पिछली बात आपकी मैं बताऊँ ना कि जो ज़िप ज़ुबानों पे लगी हुई है ना, वो कराची के हवाले से तो कुछ ज़्यादा ही लगी हुई है। अच्छा। हाँ, 2 ज़िपें लगी हुई हैं, उसपे ताला भी डला हुआ है। हर हवाले चाहे अदबी हवाले से बात करूँ, चाहे सियासत के हवाले से बात करूँ, चाहे शहर के हालात के हवाले से बात करूँ, किसी हवाले से बात करूँ,
वहाँ का तो ऐसा लगता है कि कोई मेरे शहर का कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। ये तो एक ओवरऑल मैंने बात की है। हाँ, इस हवाले से आप कह रहे हैं कि सदा देखिए पड़ोसी मुल्क में फ़िल्में बन रही हैं और यहाँ पर 1-2 कोशिशें भी हुईं। मैंने देखी एक मुझे वो याद नहीं आएगा और अच्छा ही है कि याद नहीं आएगा, नाम लेना भी नहीं चाहता। एक और मेरे ख़्याल से किसी उस पे क्या कहलाते हैं वो ओटीपी कहलाते हैं नेटफ्लिक्स वग़ैरह की तरह के जो वो होते हैं। उसपे एक सीरीज़ हाँ, 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 उसपे एक सीरीज़ बनी भी थी कराची लेकिन इतनी वो बुरी यानी वो उन लोगों ने बनाई जिनका कराची से शायद कोई ताल्लुक ही नहीं। सर इन्होंने जो दिखाया तो इन्होंने इंडिया का कल्चर दिखाया। इन्होंने वो क्या कहते हैं वास्तव की और इन मूवीज़ को और इन मूवीज़ में जिस तरह किरदार और भाई और ये फलाने और ढिमाके, ये कराची नहीं है भाई। ये कराची नहीं है, वो दिखाने की कोशिश की। और ओवरऑल ये तो तवज्जो देनी चाहिए ना मीडिया पे ओवरऑल हो क्या रहा है, फलाने को फलाने से लड़ा दो या फलाने को फलाने में डाल के ये पकेगा, ये पका दो। कुकिंग कुकिंग शो आ रहा है या किसी का आप झगड़ा दिखा रहे हैं। इसके अलावा रियल जो इश्यूज़ हैं, ख़्वाह कराची के, ख़्वाह लाहौर के, ख़्वाह कहीं के भी, जिसमें ख़ास तौर पे कराची के, तो एक बिल्कुल ब्लाइंड आय वहाँ की तरफ हमें नज़र आती है। कोई इश्यूज़ पे बात करने को तैयार नहीं है। अभी वेरी रिसेंटली 1-2 पोस्ट मैं देख रहा हूँ, अभी वेरी रिसेंटली बड़े किसी कोई त्योहार था जिस पे बड़े हंगामे हुए। कोई नाम-लेवा नहीं है, कोई कवरेज नहीं आ रही। अभी देखें पिछला वो कितना हमारे बच्चे गटरों में गिर के मर रहे हैं भाई। हाँ, बच्चा गटर में गिर जाता है, उसे निकालने वाला कोई नहीं होता। 14 घंटे। क्योंकि आपको ये नहीं पता होता कि कौन जिस शहर का आपको ये नहीं पता कि यहाँ का कहाँ का गटर कहाँ निकल रहा है, तो उस शहर के आदमी का आपको पता होगा कहाँ का कहाँ निकल रहा है। आपको गटर नहीं पता वहाँ कहाँ निकल रहा है। कहाँ आप कैमरा ले जाएँगे, कहाँ आप बनाएँगे, कौन बात करेगा मुझे तो समझ में नहीं आती है। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल। टीवी पे जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी मीडिया के एतबार से सनसनी, लेकिन हमारी एक सो कॉल्ड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी है, जिसमें हमारे ड्रामे आते हैं। या तो हम कोई अहद वफा जैसा ड्रामा बना के हुँ। कुछ साबित करने के चक्कर में निकल जाते हुँ, हैं, हुँ। वरना हमारे हर चैनल पे एक ही गंद देखने को मिल रहा होता है। हमें शाज़िया पहले शाहिद के प्यार में पड़ गई जी हाँ। और उसके बाद शाहिद जो है वो नसरीन के प्यार में पड़ गया था और वहाँ से एक लड़का आया परवेज़, वो शाहिदा के प्यार में पड़ गई। ये क्या है सर? और वही ये हमारी है बच्चियों का ज़हनी तवाज़ुन बनता जा रहा है। ज़हनी तवाज़ुन वही बनता जा रहा है, शायद एक बात को ये रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, एक कोई आप प्रोडक्ट अगर मार्केटिंग के हवाले से आप लॉन्च करते हैं ना, उस प्रोडक्ट की आप टारगेटेड ऑडियंस देखते हैं और पे ये आपकी पहली कामयाबी होती है कि उस टारगेटेड ऑडियंस को आपने कैटर कर लिया। इसका अगला स्टेप क्या होता है? इसका अगला स्टेप ये होता है कि अपनी वो टारगेटेड ऑडियंस आप बढ़ाएँ। ड्रामा इंडस्ट्री की टारगेटेड ऑडियंस हाउसवाइफ़ थी और अब तक हाउसवाइफ़ है। क्योंकि वो घर के अंदर से वो बाहर ही नहीं निकल रहा। ये उस ऑडियंस को बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। एक नौजवान एक ड्रामा क्यों देखेगा सास बहू अब का यार? इसका क्या हाउसवाइफ से उसका ताल्लुक? क्या ताल्लुक है? शाज़िया वो किसी क्यों परवेज़ देखेगा? के इश्क में पड़ी हुई है, वो श इसका वो ताल्लुक हाँ, हाउसवाइफ वो से कहाँ? शर्म के मारे नहीं देखता, वो वहाँ बैठ के ये बात करेगा वाक़ई कि यार शाज़िया के साथ बुरा हो गया, ये हो गया। ये ख़वातीन तो बात कर सकती हैं। तो शायद हमारी इंडस्ट्री जो है वो इस बात को रियलाइज़ नहीं कर पा रही कि अभी इसके इम्तिहान और भी हैं। हैं? घ घर से भी निकलो यार। अभी इसी गेम से हाँ, और भी कि वाह! मतलब वो घर से भी निकल नहीं पाए, गली तक आए नहीं हैं। अभी चंद एक चीज़ें अच्छी भी सामने आती हैं। अभी नोमान निजात साहब का बड़ा अच्छा एक ड्रामा मैं देख रहा था, कुछ हाँ, चंद वो एक उसके बीच-बीच में आ क्लिप्स जाता है दिखे। कोई अच्छा। कोई ना कोई अच्छी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन ओवरऑल आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि यार देखिए बाहर वाले इन इश्यूज़ पे बात कर रहे हैं, ऐसे-ऐसे जो कमाल आपके इश्यूज़ कॉन्सेप्ट्स पे फ़िल्में बन रही हैं बाहर हॉलीवुड में, बॉलीवुड में। ड्रामों हमारी ड्रामा इंडस्ट्री जो है वो पूरी दुनिया में मशहूर है। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, फवाद खान साहब को देखा जाता है, मायरा बिल्कुल खान ऐसे ही साहिबा है, को देखा जाता है, बड़े गौर से देखा जाता है। ऐसे ही है। तो सिलसिला ये है कि इनको क्या ज़रूरत पड़ी हुई है कि सिर्फ़ इन्हीं कॉन्सेप्ट्स तक रहें। ये तो आर्टिस्ट को भी मफकूद कर देते हैं, लगता नहीं है आपको? एक से एक आर्टिस्ट वो और वो हम देखते हैं कि मतलब ये अभी जो मैंने नाम लिए ये छोटे नाम हैं आपने फवाद खान, मुहिब मिर्ज़ा
क्या शानदार इनके पिछले काम आपने देखे, इनके सिटकॉम्स देखे, इनके रिसेंट काम आपने देखे, ओटीपी प्लेट इधर-उधर तो काम है, लेकिन बात बिल्कुल वही है कि आप उस टारगेटेड ऑडियंस को बढ़ाने पे राज़ी नहीं हैं, आप उसमें मुतमईन हैं। आप हाउसवाइफ आपसे मुतमईन है, आप मुतमईन हैं। बोले ड्रामा इंडस्ट्री से रहे, ये ड्रामा इंडस्ट्री का काम नहीं है, ये शौहरों का काम है कि हाउसवाइफें मुतमईन रहें। ये ड्रामा इंडस्ट्री काम बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छी हाँ गुफ्तगू। यार, वो उनको मुतमईन कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात। अमर भाई, अभी ड्रामा इंडस्ट्री में बात हो रही थी, बड़े-बड़े कमाल आर्टिस्ट हुए हैं, काज़ी वाजिद हुए हैं, कबीर खान, आहाहा! फिरदौस, जमाल, ओह! और क्या ही खूबसूरत एक्टिंग देखने को मिलती थी। फिर एक जनरेशन 90s की आती है, हुँ, जिनमें हम लोग आ जाते। हमारे बाद एक जनरेशन आती है जेनज़ीज़ की, और अब एक अल्फ़ा जो हमारे हुँ। सामने में, जेनज़ीज़ और अल्फ़ा ख़ास करके आपके बड़े फ़ैन हैं। तो वो अब किसी भी बड़े की बात मानने को तैयार नहीं हो रहे। आपने कहा था आगाज़ में इंटरव्यू के, हमारे यहाँ जो बड़े पुराने हाथी हैं। हाथी हैं ना, उनकी हुँ, कदर है, हुँ। वो कम होती जा रही है। ये किस चीज़ का पेश-ख़ैमा है? ये जो मुझे महसूस होता है ना, इसमें इन लोगों से ज़्यादा, इस जेन ज़ी और जेन अल्फ़ा से ज़्यादा, जो एक पता नहीं क्यों शायद उसी दौर में शायद ये मेंटोरशिप का रिवाज ख़त्म होता हुआ मुझे नज़र आया कि आपने ये हमारे टाइम से ख़त्म हुआ? मेरा ख़्याल है, मैंने तो अपनी एज में तो मैंने ये देखा, और दूसरी इंडस्ट्रीज़ का मैं नहीं कह सकता, शायरों के हवाले से तो मैं कह सकता हूँ कि मेंटोरशिप का रिवाज, तरबियत का रिवाज, रोब तो कायम रहा। आपने रोब तो रखा, मरगूब तो किया, लेकिन तरबियत आपने नहीं की। रोब ओह तो हो, किसी का भी हो सकता है कि बकरीद में बड़ा बैल आता है ना, उसका बड़ा रोब होता है। हो। ऐसा इसकी आँखें पलके यूँ, अब क्या करूँ, झांझरें पहन के थोड़ी घूमूँगा मैं कि मैं बैल के रोब में हूँ। कुछ हो मिसाल के तौर पर, यार अब मैं नौजवान हूँ ना जब, तो अब मैं आर्ट्स काउंसिल जाके बैठ रहा हूँ, प्रेस क्लब बैठ रहा हूँ। बिल्कुल आपको मैं हकीकी वाक़या बयान कर रहा हूँ, 1 मिनट, 1.5 मिनट लूँगा आपका इस जी, बात जी, में, जी, जी। और महसूस कीजिएगा कि फिर ये हर नौजवान के साथ हुआ होगा। कि हम ज जाके बैठे तो 6 साढ़े 6 बजे आप जी अपनी नौकरियों से, बैंक की नौकरी से, ब्यूरोक्रेसी से, यहाँ से वहाँ से फ़ारिग होके आप टाई ढीली करके आए, आर्ट्स काउंसिल में बैठे, और आपने की जी भारी-भारी गुफ्तगू शुरू की आपने। बोले हुँ। फलाँ ने गोएटे ने ये कह दिया, तो काफ़्का ने ये कह दिया, तो टैरामाइसिन ने ये कह दिया। अब एक नौजवान बैठा सुन रहा है, मरूब हो रहा है, यार ये कितने अजीब लोग हैं। उस नौजवान ने अगर कहीं गलती से पढ़ना शुरू कर दिया, तो उसे पता चलेगा कि भैया टेरामाइसिन तो दवा का नाम है। आप जी टैरामाइसिन। इतनी जैयद 5 बजे आके काम से फारिग होके आप फ़लसफ़े पे गुफ्तगू कर रहे हैं जी, व्हाट इज़ रियलिटी? नौजवान सुन रहा है, नौजवान संजीदा ले गया इस बात को, उसकी शेव बढ़ गई, उसके बाल बढ़ गए, वो पागल हो गया, बोला व्हाट इज़ रियलिटी? आप अगले दिन फिर आ गए व्हाट इज़ व्हाट? अपनी जॉब से फारिग होके, मतलब ऑन अ कप ऑफ टी व्हाट इज़ रियलिटी, इतनी अज़ीम गुफ्तगू ऑन अ कप ऑफ टी 5 से 7 हो रही है और ख़त्म, और उसके बाद तरबियत का कोई रिवाज नहीं है। और वो बगावत मेंटोरशिप का शायद रिवाज, बगावत में बदल रही है फिर वो चीज़। मामला यही हुआ। फिर आप कनेक्ट यूँ नहीं कर पाए, अभी मैं गली के बाहर किसी मूँगफली वाले के पास जाऊँ और उससे कहूँ भाई 1 टन मूँगफली तौल दो। तो वो कहेगा बा पागल हो गया है क्या? उसके पास सबसे बड़ा बाट ही 5 किलो का है। आपके पास सबसे बड़ा बाट ही, जो आपने अभी हमने गुफ्तगू में इतने नाम लिए, आपके पास सबसे बड़ा तौलने का, मेज़रमेंट का पैमाना ही वो है। ये जेन ज़ी और जेन अल्फ़ा जो हैं, ये इस पैमाने से बाहर आ चुकी हैं। आप उनको नाप ही नहीं सकते, आप उनको तौल ही नहीं सकते, इनके लिए आपको नए पैमाने चाहिए। मूँगफली वाला 1 मन मूँगफली नहीं तौल सकता। आप हुँ। उस पैमाने पे इनको जज नहीं कर सकते। एक जनरेशन को आपने तबाह-बर्बाद ऐसे किया कि उसकी मेंटोरशिप आपने नहीं की। उसके कोई मेंटोर्स नहीं थे। उसने जो सीखा वो सड़कों से सीखा, वो उसने खुद ब खुद सीखा। इसमें जो बच गया सो बच एक्सपर्ट। गया, जो पागल हो गया वो पागल हो गया, जो गया वो गया। और उसके बाद फिर ये हैं, तो इसमें कसूर इनका नहीं है। ये अगर देखेंगे तो आपके कोई मैटर इन्हें मिलेगा तब वो आपसे पूछेंगे ना।
अगला सवाल वो तब करेंगे जब उनका जो एक सवाल है उसका जवाब आप दे देंगे। आप इनके दिल में सवाल ही नहीं पैदा कर पाए अभी तक। आपसे इनको कुछ पूछना ही नहीं है, इनको चैट जीपीटी से पूछना है, इनको गूगल से पूछना है। आपसे वो क्यों कुछ पूछेंगे भाई? वाह, सही बात। ये मामला है। लेकिन अभी भी हम फिर ऐसे लोगों को सामने ले आते हैं, आप लोगों के ही जो आपको आपसे बताते हैं कि ये बातें चैट जीपीटी में नहीं है। हाँ। अच्छा, हजूर एक और बड़ा मामला है कि अब हम लोग रिश्तों से डर गए। अब मर्द औरत पे यकीन करने से डर रहा है। ये एक अल्फा जनरेशन का और जेन ज़ी जनरेशन का बहुत बड़ा दुःख है, बहुत बड़ा मार का है जो सर नहीं हो रहा इससे। मर्द औरत पे यकीन नहीं कर रहा, औरत मर्द पे यकीन नहीं कर रही। और हमारी जो जनरेशन है या हमसे पिछले जो हैं वो घर बसाने में बड़े कवि थे और वो बिल्कुल ऐसे ही है। मुतमईन थे, इनके घर नहीं बस रहे। बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें और ना बचने में जब दुश्मन को किसी का शिकार करना होता है ना, तो सबसे पहले वो आपका सबसे मज़बूत खिलाड़ी आउट करता है। और इस वक़्त ओवरऑल जो मैं देख रहा हूँ ना, वो लफ़्ज़े मर्द को गाली बना दिया है आपने। मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करके, एक तो इस जनरेशन पे हुकूमत टर्मिनोलॉजीज़ से हुई है। टर्म आपको मिल गई, हर हवाले से एक टर्म आपको मिल गई है, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी एक टर्म आपको मिल गई है, तो सब उसका शिकार हो गए हैं। इस तरह ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, कि टॉक्सिक मेल और मर्द, तो बुनियादी फेमिनिज्म। जी, हुज़ूर तो आपने हाँ, आपने जो है वो मर्द से नफ़रत जो क्रिएट होती जा रही है ना, लफ़्ज़ मर्द से नफ़रत का जो आपने पैदा कर लिया है, इससे बहुत बिगाड़ पैदा हो रहा है, बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा हो रहा है। ये मामला है। ये मामला आपसे बेहतर तरीके से जानवरों ने सीखा हुआ है। जानवरों में क्यों नहीं ये बहस छिड़ी हुई? जानवरों में इसलिए नहीं ये बहस छिड़ी हुई कि जानवर को पता है कि किसका क्या काम है। मुर्गा नहीं ज़ोर लगा रहा कि मैं अंडा दे लूँ। मुर्गी को पता है अंडा मैंने देना है। यहाँ पर मसला ये मुर्गा ज़ोर लगा रहा है मैं अंडा दे लूँ। तो अब उसकी बेचारे की शक्ल भी खराब हो रही है। हालत भी खराब हो रही है। को पता नहीं मुर्गी अज़ान दे रही है, उसकी आवाज़ नहीं निकल रही है। ये मामला है। तो क्या मामला है? मसला ये है कि मुर्गा अंडा देना चाह रहा है, मुर्गी अज़ान देना चाह रही है। हाय, 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 हाय। वाह, 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 वाह! ये एक जुमले में तो ये मसला है। किबला आपको सुन रहे हैं, ये लड़के और लड़कियाँ। लड़कों को क्या नसीहत करेंगे? क्योंकि आपका बड़ा एहतराम करते हैं। मेरा करे ना करे आपका बड़ा करते हैं। तो क्या इनको आप नसीहत करेंगे? मर्दों को भी जो आज के हैं लड़के और लड़कियाँ, इनको क्या नसीहत करेंगे? एक-एक नसीहत करें। लड़कों को तो सिर्फ़ 2 लफ्ज़ की नसीहत है, 2 लफ्ज़, बी अ मैन, बी अ मैन। लड़कों को मर्द बनना चाहिए। हाँ। हाँ, और वाह, वाह! ख़वातीन को ये करूँगा लेट देम बी अ मैन। इनसे नफ़रत बहुत अच्छे, यार, बहुत अच्छे। आप मतलब ये है कि आप ना इस लफ्ज़ से नफ़रत ना करें, दोनों को मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा। फिर इस वाह! डर से आपने अपनी साख़्त, आपने अपनी जो मेजर मर्द और औरत क्या हैं, कोई ये अब ये बात थोड़ी बारीक है। ये जिस्मानी साख़्त नहीं है सिर्फ़। सिर्फ़ ये 2 मुख्तलिफ़ जेंडर्स अगर हैं, तो ये अपने एट्रिब्यूट्स पर मुख्तलिफ़ हैं। मर्द के एट्रिब्यूट्स मुख्तलिफ़ हैं, औरत के एट्रिब्यूट्स मुख्तलिफ़ हैं। ये जहाँ पर एक होंगे, जहाँ पर आप इन रोल्स को एक्सचेंज करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर फ़साद पैदा होगा। मिसाल के तौर पर कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, चाहे ओवरऑल मुआशरे में हो, एक किरदार है ना, एक जॉब वैकेंसी आती है ना, तो वो जॉब वैकेंसी जो है वो स्पेशलाइज़्ड होनी चाहिए। हर जॉब मर्द के लिए नहीं है, हर जॉब औरत के लिए नहीं है, और अगर कोई ऐसी वैकेंसी है जो जेंडर बाइज़ नहीं है, तो इसका मतलब है कि उस पोज़ीशन को भी ठीक तरीके से समझा नहीं गया। इसका मतलब है ये सिस्टम आपका इतना एफिशिएंट नहीं है कि वो इस जॉब वैकेंसी को, इस ज़रूरत को, इस मकाम को
वो मकाम अभी इसका मतलब है पूरी तरह तय नहीं है, जिस पे चाहे मर्द हो चाहे औरत हो फर्क नहीं पड़ रहा। क्योंकि दोनों के एट्रीब्यूट्स मुख्तलिफ हैं, दोनों की सलाहियतें मुख्तलिफ हैं। और जहां तक बराबरी का सवाल है, तो बराबरी हर मखलूक की बराबरी है, सिर्फ वाह जेंडर्स की वाह बराबरी वाह नहीं है, वाह हर वाह मखलूक की बराबरी है भाई। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत गुफ्तगू। एक आखिरी सवाल, हम ये देखते हैं कि आज के ज़माने में सुनने को आता है, ऐसे मोबाइल उठाते हैं तो जी दुबई में मुशायरा हो रहा है, अम्मार इकबाल साहब पढ़ रहे हैं, उमर नजमी साहब पढ़ रहे हैं, तहज़ीब हाफ़िज़ साहब पढ़ रहे हैं, फिर देखते हैं यूके में मुशायरा हो रहा है, फिर देखते हैं यूएसए में मुशायरा हो रहा है, अभी आप गए भी हुए थे। पूरी दुनिया जहान में बहुत ज़्यादा मुशायरे हो रहे हैं, यहाँ पर हमें इक्का दुक्का साल में कुछ पोस्टें नज़र आती हैं बस। हम्म। यहाँ तंज़ीमें काम यहाँ नहीं की कर रही या तंजीमें लोग और काम नहीं कर दूसरा रहे? ओवरऑल इंटरनेशनल भी मामला यही महसूस होता है कि ये जो बड़े-बड़े जितने स्टेजेस आपके सामने हैं ना, चाहे अंदाज़े बयाँ का हो, अपलॉज़ अदब हो, बज़्म उर्दू के ना इस हवाले से, तो ये महसूस होता है कि किसी ज़माने में जॉन को बुलाने वालों में से हमारे पास नाम आता है किसी पाकिस्तानी ऑर्गेनाइज़र्स का, उसके बाद पिछले अरसे में एक नाम सामने आया है, पाकिस्तानी, जो अवेज़ भट्टी साहिब का है, अभी कुछ लोग बाकी हैं के नाम से। अल्लाह मियाँ बस इनको तक़वियत दे, अभी दुबई में मुशायरा, अभी सऊदी अरब में मुशायरा। तो पाकिस्तानी ऑर्गेनाइज़र्स में एक ये नाम है, वरना इनका बड़ा फ़ुक़दान हमें देखने को मिलता है, नज़र आता है। हुँ। इस ज़रूरत को पूरा करने की ज़रूरत है। अभी कुछ लोग बाकी हैं के हवाले से वो हो रहा है और इंशाअल्लाह ये सूरत-ए-हाल मज़ीद बेहतर होगी, मज़ीद बढ़ेगी, क्योंकि शायर तो मौजूद हैं ना, हाँ, आपने अभी नाम लिए, और आप जैसे जो जहाँ शायर कनेक्टेड हैं। मौजूद हों, वहाँ वैसे ही रौनक जो है वो महफ़िल की आबाद रहती है। हमें एक ग़ज़ल सुना दें, लेकिन उस पिटारी में से निकालनी है वो जो ख़ास लोगों के लिए रखी हुई है। हुज़ूर मैं पेश वो करता जो हूँ। आपने रखी हुई है ना, हाँ, 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 ये जो सबके अलग लिए बाँध के रखा है, वो जो माल अच्छा है। अच्छा, अच्छी वाली, मैं वो पेश जो करता आपने हूँ। ख़ास रखी हुई है लोगों के लिए। हाँ, मैं उड़ान भरने को जस्त भर की कसक से होके गुज़र गया। मैं उड़ान भरने को जस्ट छलांग, मैं उड़ान भरने को जस्त भर की कसक से होके गुज़र गया, कोई रंग मुझ पे नहीं रुका, मैं धनक से होके गुज़र गया। वाह! वाह, 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 कोई रंग वाह, मुझ वाह! पे नहीं रुका, मैं धनक से होके गुज़र गया, वो मेरे करीब पड़ा रहा जो मेरी तरफ से था फासला। वो मेरे करीब पड़ा रहा जो मेरी तरफ से था फासला, जो तेरी तरफ का था रास्ता, वो सड़क से होके गुज़र गया। हाय, 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 हाय! न छुआ गया किसी हाथ से, न समा सका किसी आँख में, कोई ख्वाबनाक सा लम्स था जो पलक से होके गुज़र गया। आहाहा! वाह, 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 कोई वाह! ख्वाबनाक सा लम्स था जो पलक से होके गुज़र गया, कभी कुछ सवाल अता हुए, कभी कुछ जवाब दिया गया, कभी शक किसी को हुआ कोई शक से होके गुज़र गया। अरे वाह! कोई रंग मुझ पे नहीं रुका, मैं धनक से होके गुज़र गया। वाह, वाह, हुज़ूर। वाह! ख़वातीनो हज़रात, एक मुलाकात सही का वैसे तो ये सिलसिला होता है कि हम किसी से मिलते हैं और बताते हैं कि वो कैसा है। ये तो मैं पहले ही इंटरव्यू में बता चुका। इस इंटरव्यू में तो बस यही कहूँगा कि ये जाने-जाना है हमारे, मोहब्बत है। और ज़िंदगी में कुछ लोग मिलते हैं जो ज़िंदगी बनकर साथ रह जाते हैं। अम्मार साहब में वो सलाहियत है कि वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनने की मुकम्मल महारत रखते हैं। और बाकी जहाँ तक आपने देखा कि इस सुराही में हर ज़ायके की शराब है। हर उन्वान सेर होकर इस दबिस्तान से निकलता है। मेरी इनके लिए बहुत दुआएँ हैं। अल्लाह इन्हें सदा आबाद रखे, सदा खुश रखे, और मैं खुशनसीब हूँ अम्मार साहब कि मुझे आप जैसा दोस्त मिला। हाँ जी। फ़ी अमान अल्लाह।